तो विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना का जो बची हुई आलोचनाएं हैं वो हम जानेंगे आज। तो इससे पूर्व में हमने आलोचनाओं में देखा था कि बेंथम उपयोगितावाद की जो आलोचनाएं बेंथम के उपयोगितावाद की विभिन्न विचारक जो आलोचनाएं करते हैं, उन आलोचनाओं में मुख्य रूप से आलोचकों ने माना कि सुखों का मात्रात्मक जो भेद बेंथम द्वारा किया गया है यह उचित नहीं है। सुख केवल श्रेष्ठ हो सकते हैं या निम्न कोटि के हो सकते हैं और उसी आधार पे उनका जो मूल्यांकन है वो किया जा सकता है। उसी आधार पे विभिन्न व्यक्तियों को हम सम्मान देते हैं। ये और दूसरा जो उन्होंने माना कि केवल राज्य ही एक व्यक्तियों का केवल साधन मात्र है, तो आदर्शवादियों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। इसी तरीके से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो कंसेप्ट है इसको भी विचारकों ने स्वीकार नहीं किया है। उसमें उनका मानना है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है वो अलोकतांत्रिक है। और इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अलोकतांत्रिक होने के साथ देखिए एक इसमें ये भी आप आलोचना जब करें तो आप बताएंगे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हम किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि सुख एक अनुभूति है जो कि हर व्यक्ति को अलग अलग होती है। स्वयं बेंथम ने भी इसके कुछ मानदंड दिए थे कि व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, ये कई बिंदु हैं जो व्यक्ति के सुखों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यदि हम उस दृष्टि से देखें तो किस व्यक्ति को कितना सुख हो रहा है, तो हर कार्य से हर व्यक्ति को उसी मात्रा में सुख मिल रहा है, यह इस बात का कोई गारंटी इसकी नहीं है। तो जब ये हम ज्ञात नहीं कर सकते तो फिर अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख कैसे मिलेगा? किसी कार्य से हो सकता है कुछ लोगों को सुख मिल रहा है, कुछ लोगों को कम सुख मिल रहा है, कुछ को अत्यधिक सुख मिल रहा है। तो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की जो अनुभूति है वो व्यवहार में देखने में थ्योरेटिकल यदि हम देखें तो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं जो आनंद मापक प्रणाली है उसके आधार पे, लेकिन व्यवहार में यदि आप आनंद मापक प्रणाली को लागू करना चाहें तो संभव नहीं है। मानव मन की गहराइयों को समझना, जैसा कि इन्होंने दे दिया वेदना, मन स्थिति, मानसिक स्थिति, व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है। यदि अस्वस्थ व्यक्ति है वह भी आप देखते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति है वो बहुत उच्च कोटि की होती है। हमने ऐसे हजारों लोग देखे हैं, आपके सामने ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां मानसिक शक्तियों का आकलन आप व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देख के नहीं कर सकते, आप उसकी दृढ़ शक्ति का आकलन नहीं कर सकते। हमारा देश वो है, जैसे अभी आपने देखा दशरथ मांझी जैसे लोगों ने पहाड़ तक को फोड़ के रास्ता जब निकाल दिया, पूरे पहाड़ों के बीच से जब रास्ता निकाल देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को केवल आप देख के समझ नहीं सकते, उनकी जो अथाह दृढ़ संकल्प शक्ति है उसका ज्ञान हमें उस व्यक्ति, तो ऐसे आप सोचें कि सभी व्यक्तियों में यह संभव नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें अलग अलग क्षमताएं होती है और सामान्यतया उनका जो ज्ञान है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं हो पाता है। तो जब नहीं हो पाता तो फिर हम उसको मापना ये तो बहुत ही एक अलग बात हो गई। तो इस आधार पर भी बेंथम के जो उपयोगितावाद है इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कुछ बचे हुए बिंदु कि बेंथम की जो आलोचनाएं हैं वो और किन किन आधारों पे की जाती है। तो एक जो आधार आप बताते हैं जो बेंथम की आलोचना का, आलोचक कहते हैं कि बेंथम ने मानव की प्रकृति की व्याख्या सही नहीं की है। ठीक है ना, इनका यह मानना है कि बेंथम ने यह बता दिया कि व्यक्ति जीवन भर सुख के पीछे भागने वाला एक प्राणी मात्र है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। व्यक्ति अधिकांश ऐसे मौके आते हैं कि जब वो अपनी नैतिकताओं के कारण, अपने जो ज्ञान के कारण वो सुखों का भी त्याग कर देता है। अपनी वैल्यूज, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके सिद्धांत है, जिनकी वैल्यूज हैं, अपने मूल्यों के लिए वो लोग, उनके लिए सुख कोई मायने नहीं रखता है, उनके लिए उनके जो मोरल वैल्यूज है, उनके नैतिक मूल्य हैं वो मायने रखते हैं। तो केवल व्यक्तियों की एक आधार पे उनके मानव का चित्रण कर देना कि व्यक्ति केवल सुख के पीछे भागने वाला एक प्राणी है, अर्थात वो एक स्वार्थी जो आप कह सकते हैं कि मनोवृत्ति, वो केवल बेंथम ने व्यक्ति की दिखाई है कि व्यक्ति इस प्रकार का है और इस आधार पे व्यक्ति को केवल राज्य से सुखी होने के संसाधन चाहिए और सुखी होने वाले कार्य ही चाहिए, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि राष्ट्र में ऐसे बहुत से लोग हैं जो
अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए सुखों का सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि त्याग, दया, प्रेम, परोपकार, इनके लिए चाहे उनको तकलीफें झेलनी पड़ी हो, लेकिन उन लोगों ने वो तकलीफें भी झेली और उन्होंने अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ स्वयं लेते हुए समाज को दिया। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में बैठे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कितनी तकलीफें हमारे उन महान लोगों को देनी पड़ी, जिनकी बदौलत आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। यदि वे लोग अपने सुख की बात करते, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, यदि ये लोग अपने सुखों को ही प्राथमिकता देते, जैसे बेंथम बता रहा है कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, यदि ये लोग ऐसे होते तो क्या राष्ट्र को स्वतंत्रता मिल पाती? ठीक है, तो आलोचक इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि बेंथम का यह कहना बिल्कुल गलत है कि व्यक्ति जीवन भर केवल सुखों को तवज्जो देता है, केवल सुखों के पीछे भागता है। व्यक्ति जब अपने कार्य करता है तो वह कार्य में सुख को ध्यान में रखते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुत से ज्यादातर लोग। लेकिन सुख के साथ मनुष्य अपने उस कार्य की उच्च कोटि की भावनाओं को भी तवज्जो देता है। और ऐसे बहुत से लगभग महापुरुषों के जीवन में आप ये चीजें देख सकते हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों को पता नहीं कहां छोड़ दिया और सामाजिक सुखों को, लोगों की मानवता के सुखों को अपने से ज्यादा तवज्जो दी है। तो बेंथम का यह आकलन पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ठीक है, उच्च कोटि की जो भावनाएं व्यक्ति में होती है, वो भावनाएं व्यक्ति की वैल्यूज बनाती हैं, और उन वैल्यूज को जब व्यक्ति में स्थापना हो जाती है तो फिर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सुख कोई मायने नहीं रखता है। अगली यदि हम बात करें तो बेंथम का जो सिद्धांत है, यह मात्र एक भौतिकतावादी सिद्धांत कहा जा सकता है, नैतिक सिद्धांत इसे हम नहीं कह सकते। भौतिकतावादी जो सिद्धांत है जिसमें सुख, जैसे कि आपने पढ़ा है बेंथम क्या कहता है, बेंथम कहता है कि हर वो कार्य नैतिक है जो आपके सुख में वृद्धि करता है। तो ये सिद्धांत केवल भौतिकतावादियों के लिए ठीक है, जो नैतिकतावादी हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, उनके लिए ये सिद्धांत गले नहीं उतरता है। उनके लिए वो हर कार्य सही नहीं है जिसमें सुख की प्राप्ति है, बल्कि उनके लिए वो हर कार्य सही होता है जो उनकी मोरल वैल्यूज अलाउ करती है, जो उनका अंतःकरण अलाउ करता है, जो उनकी आत्मा स्वीकार करती है। अतः इस आधार पर भी बेंथम के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अगली जो आलोचना आप बताएंगे, वो आप बताएंगे कि बेंथम ने जो एक आनंद मापक यंत्र, सुख मापने की एक मशीन जो बनाई है, जिसमें उसने कुछ मानदंड दिए हैं कि उन मानदंडों के आधार पे आप व्यक्ति का मूल्यांकन करिए और उन आधारों पे आप व्यक्ति को नंबर दीजिए, और उन नंबरिंग के आधार पे वो कह रहा है कि आप किसी भी कार्य को अच्छा या बुरा, या उस पर विधि बनानी है नहीं, ये आप कर सकते हैं। तो देखने सुनने में आपको अच्छी लगी होगी आनंद मापक पद्धति, और उसके जो मानदंड दिए गए हैं, आपको लगा है कि बिल्कुल मानदंड भी सही दे रहा है काफी। लेकिन क्या इस आनंद मापक यंत्र पद्धति जो उसने दी है, इसको व्यवहार में लागू किया जा सकता है क्या? ठीक है ना, ये व्यवहार में लागू नहीं हो सकती। अब मान लीजिए कोई पूछे कि सुख की तीव्रता, जैसे उसने बताया कि ये देखनी है सुख की तीव्रता कितनी है। अब सुख की तीव्रता क्या नापेंगे आप? और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख की तीव्रताएं होती है, वो अलग अलग होती है। एक संतोषी प्रकृति का व्यक्ति होता है, एक लालची व्यक्ति होता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, एक नैतिक व्यक्ति होता है। व्यक्तियों की भावनाएं सबकी अलग अलग होती है, महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती है, महत्वाकांक्षाओं की सीमाएं उनकी अलग अलग होती है। कईयों में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जुनून सवार हो जाता है, पागलपन सवार हो जाता है। कईयों में आप देखते हैं कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए वो बेमन से भी करते रहते हैं कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। तो हम देखते हैं कि तीव्रता हर व्यक्ति के लिए, आप अब हर चीज के लिए आप हर व्यक्ति की तीव्रता को कैसे नापेंगे? तीव्रता का कोई मानदंड है कि हम कहें कि उसकी तीव्रता है वो 2 मीटर है या 2 लीटर है, या कोई भी उसको हम एक निश्चय दे सकते हैं कि 2 किलो ये चीज है, या 3 किलो उसका सुख इतना हुआ, या 5 लीटर उसका सुख की मात्रा, ये नाप सकते हैं कि हम सुख आप देखते हैं मित्रों, सुख एक अनुभूति है, सुख और दुख की।
जो हर व्यक्ति अपने मानसिक स्तर के आधार पे अनुभूति या महसूस करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन मृत्यु की बातों से भी बहुत ऊपर उठ जाते हैं, और बहुत से लोगों की अनुभूति या भावनात्मक रूप से इस तरह के होते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों पर भी सुखी और दुखी हो जाते हैं। तो सुख और दुख कोई बाह्य वस्तु न होकर सुख और दुख मनुष्य के आंतरिक अनुभूतियां हैं, और जब मनुष्य की जो आंतरिक अनुभूतियां हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि मानव मन की गहराइयों को किन्हीं भी यंत्रों से मापना संभव नहीं है। आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि मानव स्वयं अपने मन को नहीं समझ पाता है, वो अपने मन को नहीं माप सकता है, दूसरे तो बहुत दूर की बात है। उसके स्वयं के भी निर्णय बार बार बदलते रहते हैं एक एक बिंदु के ऊपर। आज निर्णय कुछ और है, 3 दिन बाद में निर्णय कुछ और है। वो 3 दिन बाद में आज जिस चीज को अच्छा मान रहा है, 5 दिन बाद में उसी चीज की आलोचना कर रहा है, 5 दिन बाद में जिसकी आलोचना कर रहा है, 10 दिन बाद में उस चीज को फिर ठीक मान रहा है। तो जब व्यक्ति स्वयं ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो चीज उसको सुख दे रही है या दुख देने वाली है, या वो चीज किस हद तक उसके लिए या किस लेवल तक वो उसको पसंद कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा है, तो फिर दूसरों के द्वारा तो मापना मतलब व्यावहारिकता इसमें कहीं दिखाई नहीं देती है। इस आधार पर भी बेंथम के उपयोगितावादी जो ये पद्धति है ये व्यवहार में लागू नहीं हो सकती। तो इस आधार पर भी बेंथम की आलोचना की जाती है। अगली बात हम करें तो आप इसमें बता सकते हैं, अगली जो आलोचना है वो है अल्पसंख्यकों के लिए ये पद्धति उनके बिल्कुल हितों के विपरीत पद्धति है ये, ठीक है ना। स्वयं गांधी जी ने भी जैसे इस सिद्धांत के बारे में कहा कि 51 व्यक्ति यदि मिलकर 49 व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार भी करें तो फिर जो उपयोगितावादी पद्धति है उसके अनुसार तो ये हो सकता है, क्योंकि 51 लोग अधिकतम व्यक्ति हैं और उनको सुख भी अधिक मिल रहा है, तो 49 लोगों के हितों को कौन देखेगा फिर? क्या सारे कानून उन 51 लोगों के लिए ही हमेशा बनते रहेंगे? उन 49 लोगों के जीवन में फिर विकास कैसे होगा? उनके हितों को कौन देखेगा? तो इसे हम मानवतावादी थ्योरी, जैसा कि आलोचक कहते हैं कि इसे मानवतावादी थ्योरी नहीं कह सकते। मानवता का तकाजा तो यह कहता है कि सर्वजन सर्वहिताय, सब लोगों का कल्याण हो, ठीक है। तो जब सभी का कल्याण हो तो इसमें केवल बहुमत के आधार पर हम कल्याण की बात करें, बहुमत के आधार पर हम ऐसे नियम बना दें, तो फिर इस सिद्धांत का मानवीय दृष्टिकोण से समर्थन नहीं किया जा सकता। तो आलोचक इस आधार पर भी इसकी आलोचना करते हैं कि ये दूसरे लोगों के लिए एक तरीके से जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए बड़ा घातक साबित होगा। अगली जो आलोचना हम करते हैं वो इस आधार पर आप कर सकते हो कि राज्य मात्र एक साधन नहीं है, राज्य स्वयं अपने आप में भी एक साध्य है। और इसमें ये आलोचना विशेष रूप से किसने की है? आदर्शवादियों ने ये आलोचना की है। ये कहते हैं, ये मानते हैं कि जिस प्रकार के व्यक्ति है वैसे ही राज्य का भी अपना एक व्यक्तित्व है, और राज्य के व्यक्तित्व में जो व्यक्ति हैं उनका भी बहुत बड़ा, उनको कई बार त्याग करना पड़ता है। तो ये त्याग की भावना इस सिद्धांत के चलते तो नहीं आ रही, क्योंकि इसमें राज्य को यंत्र माना गया है, व्यक्ति को उद्देश्य इन्होंने मान लिया है। तो इस आधार पर भी आदर्शवादी विचारक हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। और एक आप इसको इस आधार पर भी आलोचना करिए कि सुख है वो मानसिक होते हैं, भौतिक नहीं होते। हर व्यक्ति के लिए मानसिक सुख है, ठीक है। अब आप देखिए कि यदि एक कार्य में सबको समान सुख मिलता है तो फिर हम एक छोटा सा कार्य आप ले लीजिए, एक व्यक्ति है जो 90% की आशा कर रहा है, एक व्यक्ति केवल पास होने की आशा कर रहा है कि मैं पास हो जाऊं बस। एक व्यक्ति है वो 90% के लिए, एक छात्र सोचता है कि मेरे 90% आए। अब ये कहते हैं कि मानसिक स्तर, अब काम तो देखिए दोनों, इस व्यक्ति को मान लीजिए 45% मिले, ये बहुत खुश हो गया क्योंकि इससे केवल पास होने की आशा थी, उसको 45% मिल गए, ये बहुत खुश है उसी रिजल्ट में। और उसी रिजल्ट में इस व्यक्ति को 80% मिले, ये बड़ा दुखी है। ये दुखी हो रहा है कि मेरे तो 80% ही आए। क्यों? क्योंकि इसकी अपेक्षाएं ज्यादा थी। रिजल्ट एक ही है, रिजल्ट में परसेंटेज भी इस व्यक्ति के दूसरे ऊपर वाले स्टूडेंट के ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानसिक, एक ने अपना माइंड सेट अलग कर रखा था, दूसरे ने अपना माइंड सेट अलग कर रखा था। तो सुख और दुख का संबंध इस बात पे होता है कि हमारा माइंड सेट कहां है।
हम किस चीज के लिए हमने अपने दिमाग को ये कि हमारे दिमाग में जो हमने कुछ दायरे बना रखे हैं, उन दायरों के प्रतिकूल कोई कार्य होता है तो व्यक्ति दुखी होता है, और उन दायरों के जो अनुकूल जब कार्य होता है तो व्यक्ति सुखी होता है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। और एक आप इस आधार पर भी आलोचना कर सकते हैं कि सुखों का, जैसे मैंने पूर्व में बताया था, आप एक अलग से भी हेडिंग डाल सकते हैं कि सुखों को निश्चित रूप से मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सारे बिंदुओं के आधार पे हम बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। और लास्ट में जब आप बताएं ये पूरा सिद्धांत क्लियर करने के बाद में, तो फिर आप उसमें बताएंगे महत्व। तो महत्व में आप बता सकते हैं मुख्य रूप से जो महत्व है कि यद्यपि बहुत सी आलोचनाएं की गई, ये सारी आलोचनाएं उसके प्रोसेस के ऊपर ज्यादा आलोचनाएं हैं। बाकी इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि व्यक्ति के लिए सुख मायने रखते हैं, और इन्हीं सुखों में एक शब्द आता है हर व्यक्ति का कल्याण। जब उसके कल्याण या उसके हित में कोई कार्य होते हैं तो व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, और जहां सुख की अनुभूति होती है, जहां हैप्पीनेस जहां है, खुशहाली है, वहां वो व्यवस्थाएं ज्यादा कारगर होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, जो बेंथमवाद की जो प्रकृति है उसको ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राष्ट्रों ने लोगों के कल्याण को हमेशा प्रमुखता दी है। और आप देखिए कि उन्हीं राष्ट्रों में स्थायित्व के भाव हैं जिन राष्ट्रों ने अपने जीवनचर्या में, अपने सिद्धांतों में, कानूनों में, व्यवस्थाओं में, नीतियों में लोक कल्याण को प्रमुखता दी है। तो आज हम जिन राष्ट्रों की बात करते हैं, जो राष्ट्र आज लोक कल्याणकारी राष्ट्र हैं, उन लोक कल्याणकारी राष्ट्रों की स्थापना में आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बेंथमवाद है, बेंथम का उपयोगितावाद है, ये एक बहुत बड़ा आधार बना है। ठीक है, यह विधि निर्माण के समय निश्चित रूप से, ऐसा नहीं कि सारा, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधार विधि निर्माताओं को देता है कि लोगों के हितों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको जब आप विधि का निर्माण कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से बेंथमवादी पद्धति को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोगों का हित ज्यादा से ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा खुश हो, लोग ज्यादा से ज्यादा उस चीज को स्वीकार करें, हृदय से उन कानूनों की पालना अच्छे से हो पाती है जिनको व्यक्ति स्वीकार करता है, जिन चीजों से उसको खुशी मिलती है। तो लोक कल्याण की भावना का ये जो हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में है, इन ऐसे सिद्धांतों में वर्तमान में जो वेलफेयर गवर्नमेंट्स जो स्थापित हुई हैं, उनमें बेंथम के सुखवादी सिद्धांत का महत्व है। क्योंकि चाहे सैद्धांतिक रूप से हम कितनी बात करें, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपने सुख को प्रमुखताएं देते हैं। तो सुख प्लस उसमें थोड़ा सा और संशोधन कर दें, नैतिक सुख और गुणात्मक सुखों को यदि प्रमुखता देते हुए राष्ट्र आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र भी विकास करते हैं और उन राष्ट्रों के नागरिक हैं वो भी विकास करते हैं। तो यह है बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत। तो जब भी आपके ये प्रश्न आता है 20 नंबर का, आप इसमें इस तरीके से इसको, सबसे पहले आप बेंथम का जो परिचय है वो आप देंगे, उसके बाद में आप बेंथम के उपयोगितावाद का अर्थ बताएंगे जो हमने पूर्व वीडियो में बताए हैं। उसके बाद में आप बताएंगे बेंथम के उपयोगितावाद के संबंध में प्रमुख बिंदु क्या क्या वो कहता है, जिसमें आप बताएंगे कि उपयोगितावाद के जो स्रोत वगैरह हैं, सुख के क्या क्या स्रोत हैं, सुखों के जो भेद हैं वो क्या क्या हैं, सुख मापक जो यंत्र पद्धति है, ठीक है ना, उसको आप अलग से भी बता सकते हैं, सुख मापक यंत्र या पद्धति, इसको आप बताएंगे। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको क्या नजर आती है वो आप इस सिद्धांत के माध्यम से वो आप बता देंगे। अगली जो बात लिखेंगे वो आप लिखेंगे बेंथम के सिद्धांत की आलोचना, और इन आलोचनाओं भी मुख्य रूप से आप मिल द्वारा की गई आलोचना है, उनको एक अलग बिंदु बना के पहले लिखिए और उसके बाद में बाकी सारी आलोचनाएं लिख दीजिए। तो एक तो मिल द्वारा की गई आलोचना और एक सामान्य जो इसकी आलोचना है जो विभिन्न विचारकों ने की, आदर्शवादियों ने की है, जो अन्य
विचारकों ने की है वो, और आपको स्वयं को लगती है कि इस आधार पे ये सही नहीं है, वो आलोचना आप, और लास्ट में आप लिखेंगे इसका महत्व। ठीक है ना। तो ये आपका एक पूरा प्रश्न जो है वो 20 नंबर का उत्तर तैयार होगा। यदि ये प्रश्न आता है कि बेंथम के उपयोगितावाद का विश्लेषण कीजिए, या ये प्रश्न पूछते हैं बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या आता है कि बेंथम के उपयोगितावाद का विश्लेषण किसी भी रूप में आपसे मतलब प्रश्न को पूछें, तो उसमें आप गुण दोष आलोचना ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी है, और हर बिंदु को आपको उसको एक निश्चित आप सेट कर लीजिए कि उसको आप जैसे जो आपका 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जितने भी मिनट में आपको करना है, आप उसको 2-3 बार अच्छे से देख के उसको पढ़िए, फिर एक बार बिना देखे लिखिए, और 2-3 बार इस तरीके से फिर मेन पॉइंट्स हैं वो एक तरफ लिख लीजिए, ताकि एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे से इसको हल कर सकें। ठीक है।